कल मैंने इस पार्टिकुलर टॉपिक पे 2 वीडियोस बना के रखी है, जहाँ पर मैंने ऐसी-ऐसी फ़िल्मों के बारे में बात किया था, जिसके लिए मैं इक्वली एक्साइटेड भी हूँ, बट इक्वली मुझे इस बात का डर भी है कि क्या वो फ़िल्में उस तरीके का बॉक्स ऑफिस पुल दिखा पाएगी या फिर उस तरीके से ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाएगी, जिस तरीके से ऑडियंस उन सारी फ़िल्मों से एक्सपेक्ट कर रही है। एंड इसी चीज़ के बारे में मैं और सोच रहा था कि क्या ऐसी कुछ और फ़िल्में हैं, जिसके बारे में मैं सिमिलर टॉपिक्स के अंदर बात कर सकता हूँ। और इतना सोचने के बाद मेरे दिमाग में 3 और फ़िल्में आई, जिसके बारे में मैं ऑफ कोर्स से बात करना चाहता हूँ। लेकिन इस बार ये 3 फ़िल्में जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि इन 3 फ़िल्मों का हमें लिटरली बहुत ही कम मटेरियल आज तक देखने को मिला है। जी हाँ, और इस लिस्ट में कुछ फ़िल्में हैं जो इस साल आ रही है एंड कुछ फ़िल्में हैं जो अगले साल आने वाली है। एंड उन्हीं सारी फ़िल्मों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा और हो सकता है कि कुछ फ़िल्में यहाँ पर फिर से छूट जाए, तो मैं इसका भी एक पार्ट 2 लेके आऊँगा। बट विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आते हैं इस टॉपिक पे एंड बात करते हैं उन फ़िल्मों के बारे में जिनके लिए मैं अगेन इक्वली एक्साइटेड भी हूँ, बट इक्वली मुझे डर भी है उनके बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को लेकर। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अक्षय कुमार और प्रियदर्शन सर की मूवी भूत बंगला के बारे में। वेल, अब अगर देखा जाए तो अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन सर के साथ कई सारी अच्छी फिल्में डिलीवर की है, जो आज के वक्त पे भी कल्ट क्लासिक मानी जाती है। एंड जब भी मीम्स की बात होती है तो उनकी फिल्मों के बारे में बात करना एब्सोल्युटली कंपल्सरी हो जाता है। एंड जब ये डुओ वापस से एक फिल्म लेके आ रहा है जिसका नाम है भूत बंगला, तो उस मूवी से किस तरीके की ऑडियंस को एक्सपेक्टेशन है ये तो हम सब जानते ही है। जहाँ पर अगेन ऑडियंस यही चाहेगी कि प्रियदर्शन सर अक्षय कुमार जी को इस तरीके से प्रेजेंट करें स्क्रीन पे, जहाँ पर हम उनके ओल्ड राजू वाले एरा में वापस से चल जाए। उनका वो ओवर एग्जैजरेशन ऑफ इमोशन, उनका वो लाउड बिहेवियर, वो सारी चीज़ें हम फिर से देखना चाहते हैं। लेकिन जब मैं भूत बंगला के बारे में सोच रहा था तो मेरे मन में एक डाउट आया कि क्या ये फिल्म ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाएगी। एंड उसी का जो सबसे पहला कारण था वो ये था कि इस फिल्म के राइटर नीरज वोरा जी नहीं है। जी हाँ, नीरज वोरा, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे थे एंड खास करके उनमें कई सारी प्रियदर्शन सर की भी फिल्मों के नाम थे। एंड जहाँ तक हम जानते हैं कि प्रियदर्शन सर अपनी खुद की साउथ इंडियन मूवीज़ की रीमेक करके यहाँ पर हिंदी मार्केट में अपनी फिल्मों को रिलीज़ किया करते थे। लेकिन उन सारी फिल्मों में जिस तरीके का ह्यूमर, जिस तरीके का डायलॉग डाला जाता था, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था नीरज वोरा जी का, जो इस तरीके के डायलॉग्स और इस तरीके के ह्यूमर को उन फिल्मों के अकॉर्डिंग लिखते थे कि ऑडियंस उन सारे डायलॉग से कनेक्ट कर पाती थी एंड उन सारे डायलॉग को एंजॉय कर पाती थी एंड ह्यूमर पार्ट एज वेल। लेकिन सैडली उनके डिमाइस के बाद प्रियदर्शन सर की जो भी गिनी चुनी बॉलीवुड में फिल्में आई, जहाँ पर इकलौता नाम मुझे अभी दिमाग में आ रहा है वो हंगामा पार्ट 2, तो वो एक एब्सोल्युटली ट्रैश फिल्म थी एंड उस फिल्म को ऑडियंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। तो यहाँ पर मेरा डाउट बस इसी बात को लेकर है कि क्या विद द एब्सेंस ऑफ नीरज वोरा सर, क्या प्रियदर्शन सर वापस से उस मैजिक को रिक्रिएट कर पाएंगे जो एक वक्त पे ऑडियंस उनकी फिल्मों से एक्सपेक्ट किया करती थी, या फिर जिस तरह के ह्यूमर ऑडियंस उनकी फिल्मों में पसंद किया करती थी। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड बॉलीवुड मूवी कुछ और नहीं, सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट बन के रह जाएगी। बट जैसा कि अभी हम जानते हैं कि इस फिल्म का ना हमें कोई टीजर देखने को मिला है, ना कोई ऐसा मटेरियल देखने को मिला है जो इस फिल्म की पोटेंशियल को मापने के लिए हमारे लिए एक तरीके से यूजफुल हो। बट अभी हम वेट करते हैं जब तक इस फिल्म का कोई टीजर या ट्रेलर नहीं आ जाता है एंड उसके बाद हम अपना एक ओवरऑल एजम्पशन बनाएंगे इस पार्टिकुलर फिल्म को लेके। बट अभी तक मेरे मन में जो भी डाउट है इस पार्टिकुलर फिल्म को लेकर वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, जहाँ पर अगली मूवी का नाम है लव एंड वॉर। जी हाँ, संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्टेड एंड रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड विकी कौशल स्टारिंग फिल्म लव एंड वॉर मेरे लिए इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी इस मूवी के पोटेंशियल में थोड़ा बहुत क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है। जहाँ पर जब मुझे पता चला था कि ये फिल्म एक रीमेक हो सकती है बॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट रोमांटिक फिल्म एवर मेड, संगम मूवी की, तब मुझे लगा कि क्या उसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को, उसी पार्टिकुलर कहानी को उस वक्त से उठाकर आज के वक्त पे वापस से ऑडियंस को परोसना, क्या वो सही माना जा सकता है। जहाँ पर इस फिल्म के स्टार कास्ट, जैसे मैंने बताया कि आलिया भट्ट, विकी कौशल और रणबीर कपूर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जिस डायरेक्टर को इस फिल्म को बनाने का जिम्मा सौंपा गया है, संजय लीला भंसाली, वो हिस्टोरिकल एपिक्स से लेके रोमांटिक फिल्मों को इस तरीके से प्रेजेंट करने के लिए जाना जाते हैं, जो कि लार्जर देन लाइफ नहीं होते हुए भी उस तरीके की फीलिंग को बहुत अच्छी तरीके से बयां कर देती है। इसलिए चाहे उनकी कोई फिल्म हो, चाहे उनकी कोई वेब सीरीज़ हो, वो ट्रेंड में तो आ ही जाती है। जैसे रिसेंट एग्जांपल देखा जाए तो गंगूबाई काठियावाड़ी एंड हीरा मंडी, ये मूवी और ये सीरीज़ जब रिलीज़ हुई थी तो इन दोनों का क्रेज़ बहुत ही अच्छा देखने को मिला था हमें। तो उस चीज़ को लेकर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये फिल्म रिलीज़ होगी तो इनिशियल डेज में इस फिल्म का रिस्पॉन्स तो अच्छा होने वाला है, लेकिन अगर ये फिल्म ऑडियंस एज वेल एज क्रिटिक्स को इम्प्रेस नहीं कर पाए तो इस फिल्म का किस तरीके का ड्रॉप वीकेंड के बाद देखने को मिलेगा, उस चीज़ का अनुमान हम अभी भी लगा सकते हैं। जहाँ पर ये फिल्म ऑफकोर्स फ्राइडे, सैटरडे, संडे इन तीनों दिनों पे तो अच्छा कलेक्शन निकालेगी, लेकिन फिर वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होने के चलते इस फिल्म का ड्रॉप इतना बुरा देखने को मिलेगा कि मे बी ये फिल्म अपना ओवरऑल बजट भी रिकवर ना कर पाए।
यहाँ पर मुझे जो सबसे पहला डाउट इस फिल्म के पोटेंशियल में देखने को मिल रहा है, और जैसे मैंने बता दिया कि ये फिल्म एक रीमेक होने वाली है, एंड उतनी पुरानी फिल्म को वापस से रीपैकेज करके या फिर कह सकते हो रीब्रांडिंग करके ऑडियंस को परोसना, वो मुझे अभी के टाइम पे तो किसी भी वे में हजम तो नहीं हो रहा है। भले हम बात करें स्टार कास्ट की या फिर डायरेक्शन की। और हाँ, चलो हम इस बात को मान सकते हैं कि जिस तरीके की ग्रैंड एपिक्स या फिर लव स्टोरी हमें देखने को मिला करती थी पहले के ज़माने में या फिर अर्ली 2000 में, उस चीज़ में तो अभी के वक्त पे बहुत भारी कमी आई है। तो ऐसा हो सकता है मे बी कि ये फिल्म ऑडियंस के उस वॉइड को फिल कर दे, जहाँ पर ऑडियंस अगेन उस अर्ली 2000 या फिर उससे भी पहले के टाइम में जिस तरीके की ग्रैंड एपिक्स या फिर लव स्टोरी बना करती थी, वो फील ये मूवी करवा दे। तब मे बी हम कह सकते हैं कि ये मूवी एक अच्छा खासा पुल बॉक्स ऑफिस पे दिखा सकती है। बट मैं उस बात पे भी अभी तक अड़ा हुआ हूँ कि अगर ये फिल्म केवल एक रीमेक हो और उसी पार्टिकुलर कहानी को रीब्रांड या फिर कर सकता हूँ रीपैकेज करके ऑडियंस को परोस दिया जाए, तब मुझे लगता है कि मे बी ये फिल्म केवल एक ग्रैंड स्केल पर रह जाएगी। ये फिल्म किसी भी वे में ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाएगी। बट जैसा हम जानते हैं कि ये फिल्म का अभी तक कोई टीजर या फिर ट्रेलर तो आया नहीं है, तो उस चीज़ को लेकर अभी हम बहुत भारी अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं। बट मुझे जो भी डाउट था इस फिल्म को लेकर वो तो मैंने यहाँ पे कह दिया है। एंड चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। एंड इस बार मैं जिस मूवी का नाम लेने वाला हूँ वो मेरे लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, बट मैं अगली फिल्म का नाम ज़रूर से बताऊंगा एंड उस फिल्म के बारे में डिस्कस भी करूंगा। सो जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है स्पिरिट। यस, संदीप रेड्डी मांगा द्वारा डायरेक्टेड एंड प्रभास तृप्ति दिमरी स्टारिंग स्पिरिट, जो कि रिलीज होने वाली है मार्च 2027 में। हाँ, अभी इस फिल्म को रिलीज होने में 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है, तो इस फिल्म के बारे में बात करना जायज़ नहीं लग रहा ना। बट वेट करो, मैं बताता हूँ क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी मे बी हमें अगेन उस तरीके का एक्सपीरियंस ना दे पाए जिस तरीके का एक्सपीरियंस संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी पिछली 3 फिल्मों से दिया है। अब देखो, जब भी हम संदीप रेड्डी वांगा की बात करते हैं तो हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखती है एक ऐसी फिल्म की जो कि बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी ही करेगी, क्योंकि उन्होंने जिस ऑनर से खुद को अपने इंडस्ट्री में उसके बाद बॉलीवुड में स्टैब्लिश किया था, उसके बाद जिस ऑनर में उन्होंने खुद को जंप करवाया, एंड दैट टू उन्होंने साल की वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म को डिलीवर किया एनिमल के साथ। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स को उन पर अच्छा खासा भरोसा हो गया होगा, एंड इसी वजह से वो उनकी अगेन एक मेगा बजट की फिल्म मतलब स्पिरिट को फाइनेंस कर रहे हैं। एंड नो डाउट ये फिल्म पहले दिन एंड अपने पहले वीकेंड में बहुत ही अच्छा बॉक्स ऑफिस पुल दिखाएगी, फिल्म भले कैसे भी निकले इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। अब देखो आगे, मुझे इस फिल्म के पोटेंशियल पे थोड़ा मोटा डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार फिर से संदीप रेड्डी वांगा एक्टर्स को लेके थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जहां पर हमने सबसे पहले एनिमल मूवी में बॉबी देओल का कमबैक देखा था, एंड जब तक हमने उनका कोई भी सीन किसी टीजर या ट्रेलर में नहीं देखा था, तब तक हमें इस बात का थोड़ा बहुत डाउट तो था कि अगर संदीप रेड्डी वांगा उन्हें एज की मेन विलन लेकर आ रहे हैं तो क्या वो उस फिल्म में उस विलन वाले आर्क को ठीक तरीके से पोर्ट्रे कर पाएंगे या फिर जस्टिफाई कर पाएंगे या फिर नहीं। एंड यहाँ पर भी मुझे सेम डाउट है, जहाँ पर उन्होंने बॉबी देओल को तो बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया, बट यहाँ पर उन्होंने चूज़ किया है विवेक ओबरॉय को। एंड अगर उन्होंने इस फिल्म के लिए मतलब स्पिरिट पार्ट 1, जी हाँ, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि स्पिरिट भी 2 पार्ट वाली फिल्म होगी, तो अगर उसी को अभी हम कंसिडर करें और ये कहें कि स्पिरिट पार्ट 1 में संदीप रेड्डी वांगा विवेक ओबरॉय को मेन विलन के तौर पे लाने वाले हैं, तो उनका ये जो वे है एक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का, वो मे भी मिस फायर ना कर जाए इस बार। अब देखो, मैं मानता हूँ कि विवेक ओबरॉय एक विलन वाले रोल को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं बड़े स्क्रीन पे, उस बात पे मुझे कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पर बात है एक्टर प्रभास की, जहाँ पर आखिरी बार जब हमने प्रभास की प्राइम एरा को देखा था, जहाँ पर वो बाहुबली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आए थे, तो उस फिल्म में उनके सामने जो विलन थे वो थे राणा दग्गुबाती। एंड अगर आप इन 2 एक्टर्स मतलब प्रभास और राणा दग्गुबाती, इन 2 एक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को नापते हो मापते हो, तो उस स्केल में लगता है कि हाँ, प्रभास और राणा दग्गुबाती एक एब्सोल्यूट परफेक्ट मैच थे एक हीरो और एक विलन वाले आर्क को जस्टिफाई करने के लिए। बट वहीं दूसरी तरफ आप इमेजिन करो प्रभास और विवेक ओबरॉय को एक सीन में, तो उस चीज़ को सोच कर ऐसा लग रहा है कि मे बी ये चीज़ इस पर वर्कआउट नहीं कर पाए। और मुझे तो नहीं लगता कि मुझे ये बात बताने की ज़रूरत है, एक फिल्म को मेमोरेबल केवल एक हीरो नहीं बनाता है, उसके साथ साथ एक विलन भी बनाता है, और ये तो बहुत पुरानी बात है। इस बात को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वही एक तरीके से क्लीशे बात मानी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों एक्टर्स को एज ए प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट के तौर पे पेश करना ऑडियंस के सामने, मे बी इस पर वो चीज़ बैकफायर कर सकती है। बट यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा कि हमने अभी तक कोई टीजर ट्रेलर या फिर विवेक ओबरॉय का अभी तक कोई ऑफिशियल लुक भी नहीं देखा है इस फिल्म को लेकर। सो मैं अपने एजम्पशंस को केवल अभी बहुत ही लो रखता हूँ इस पार्टिकुलर डाउट को लेकर। बाकी अगर फिल्म का टीजर आएगा ट्रेलर आएगा तो उसके बाद पता चली जाएगा कि फिल्म में विवेक ओबरॉय कहाँ तक सूट कर रहे हैं। बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो वेल अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने उन 3 फिल्मों के बारे में बात की जिनके भले अभी तक कोई टीजर ट्रेलर या फिर कोई प्रोमोज आउट नहीं हुए, बट स्टिल मुझे कुछ डाउट्स देखने को मिल रहे हैं उनके पोटेंशियल को लेकर, जहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें बैकफायर ना करें
then of course these films will turn out to be a huge box office monsters. बट अगर ये चीज़ें बैकफायर कर गई तब ये सारी चीज़ें अगेन उल्टे डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगी। पर जैसे मैंने कहा, लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो पहले अगर देखा जाए तो यही था एक ओवरऑल वीडियो इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।